हेलो लर्नर्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जल के बारे में। जल के बारे में हम ये देखेंगे कि इसके उपयोग क्या होते हैं और वो हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। इसमें हम सिर्फ मेन पॉइंट्स ही पढ़े देखेंगे ताकि हमारा उसमें टाइम सेव हो सके। जल के उपयोग हम यहाँ पे इस इमेज को भी देखकर समझ सकते हैं कि पानी पीने के काम भी आता है, कपड़े धोने के, नहाने के, खाना बनाने के भी काम आता है और भी बहुत से कामों में आता है और फैक्ट्री वर्क में भी आता है। मतलब सारे कामों में ही जो भी हम काम करते हैं उसमें हमारे जल का उपयोग होता है। हम कितने प्रकार का हम कितने जल का उपयोग करते हैं, तो अब हम देखने वाले हैं कि हम कितने जल का उपयोग करते हैं। तो फिर उसके लिए हमको एक टेबल दे रखी है जिसमें हमको देखना है कि अगर हमें नहाना होता है तो हम नहाने के लिए कितना पानी यूज़ करते हैं, और ब्रश करने के लिए कितना, बर्तन धोने के लिए कितना, कपड़े धोने के लिए कितना, ये सारे इसके काम दे रखे हैं और जल की मात्रा बता रखी है, नोट करनी है हमको इसमें। तो इसमें कुछ भी नहीं है। इसके आगे देखते हैं मेन पॉइंट क्या क्या आते हैं इसमें। इसमें कुछ भी नहीं है ये भी। और फिर आगे बताया गया है हम जल कहाँ से प्राप्त करते हैं। जल हमें नदियों, झरना, तालाबों, बारिश से भी प्राप्त होता है, समुद्रों से भी प्राप्त होता है और कुओं से, हैंडपंप से हमें जल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर एक इमेज में भी दिखाया गया, ये वाली इमेज है। ये यहाँ नल में से, ये नदी से प्राप्त हो रहा है। ये यहाँ पे ये मोटर लगा रखी है इन्होंने, नलकूप भी होते हैं और ये ऊपर से टंकी से भी यहाँ पे पानी आता है। कहाँ से? यहाँ पे पानी आता है नदियों से, समुद्र, तालाब, कुआं, इन सब से। कुएं तो अब है नहीं, अब सिर्फ नदियों का ही यूज़ करते हैं पानी प्राप्त करने के लिए। और वर्षा जल, हम जल कहाँ से प्राप्त करते हैं ये तो हमने पढ़ लिया है। अब इसके आगे देखते हैं क्या है कि जो है हमारी पृथ्वी पर 2/3 भाग जल है। जैसे कि हम ये इमेज में भी देख सकते हैं कि जो नीला नीला भाग है ये सारा ही जल है और ये सारा महासागरों वाला जल है। नदियाँ इसमें आके मिलती हैं महासागरों में। तो ये 2/3 भाग जल है, पृथ्वी से घिरी हुई है, जल से घिरी हुई है हमारी पृथ्वी। और फिर आगे है समुद्र और महासागरों के जल में बहुत सी लवण घुले होते हैं जिससे जल खारा होता है और उससे हम नमक भी बनाते हैं। और नमक बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। पानी उड़ जाता है और फिर नमक नमक रह जाता है। जल चक्र किसे बोलते हैं? जल चक्र देखते हैं हम, इसकी एक इमेज देखते हैं। इमेज के द्वारा ही हम समझ लेंगे इसको बड़ी आसानी से कि ये जैसे कि पानी कहीं इकट्ठा होता है तो धूप आती है और फिर वो पानी भाप बन के ऊपर उठता है और जब थोड़ा थोड़ा उठता जाता है तो ये ठंडा होने लगता है और फिर ये बादलों का रूप ले लेता है। जब ये बादल और ऊपर जाके और ठंडे होते हैं तब ये ओले ओले जो बर्फ की बारिश होती है वो वाली बारिश होती है। ज़्यादा ठंडे बादलों जो ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे एक पॉइंट था, यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे बादल बनने की प्रक्रिया बताई गई है। जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाती है, ठंडी होती जाती है और पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संग्रहित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों में इकट्ठा हो जाता है। इन्हें जलकणिका बोलते हैं और यही छोटी जलकणिकाएं जो वायु में तैरती रहती हैं हमें बादल के रूप में दिखाई देती हैं और इसी प्रकार बनते हैं बादल। और फिर आगे इनमें से कुछ जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वे नीचे की ओर गिरने लगती हैं। इन गिरती हुई बूंदों को कहते हैं वर्षा और विभिन्न परिस्थितियों में यह ओले या हिम के रूप में भी गिर सकती हैं। और वाष्प तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा जलवायु में चला जाता है। बादल बनते हैं, वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में जल पुनः पृथ्वी पर आ जाता है और पुनः महासागरों की ओर। तो फिर वो फिर से जब 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 ये बारिश होती है तो ये नदियों का रूप ले लेती है, झरनों का रूप ले लेती है और फिर जब झरने और नदियाँ जब जाती हैं, बहती हैं तो फिर ये समुद्र में जाके
मिल जाती हैं। और फिर क्षेत्रों में अधिक हैंडपंप या नलकूप उपयोग होते हैं, जहां पर भूम जल प्राप्त करने के लिए हमें गहरी खुदाई की आवश्यकता होती है। अति उपयोग के कारण भूम जल के स्तर की यह क्षति चिंता का विषय है। भूम जल मतलब भूमि का जल। यहाँ पे जो भूम का अर्थ है, भूम भूम का मतलब है भूमि और जल का मतलब है पानी। तो मतलब जमीन का पानी जो होता है उसे बोलते हैं भूम जल। और फिर वर्षा जल वर्षा का जल शीघ्र बह जाता है। बहुत से ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर अधिकांश जमीन कंक्रीट से ढकी होती है। ऐसी भूमि में जल का रिसाव बहुत कम होता है, जिससे अंततः भूम जल की आवश्यक उपलब्धता प्रभावित हो जाती है। और वर्षा का बहता जल अपने साथ मृदा की ऊपरी पृष्ठ को भी बहा ले जाता है और पृथ्वी की ऊपरी सतह से जलवाष्प के रूप में वायु में पाया जाता है। वर्षा ओले तथा हिम के रूप में यह फिर से वापस आता है, जो बादलों से होती है। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से जल जल चक्र को बताया गया है। इसी इमेज को देखते हैं, वही है। यहाँ भाप बन के पानी जा रहा है और फिर वापस बारिश हो रही है, यही दिखाया गया है। और यहाँ पे फिर एक डेफिनेशन भी दे रखी है, वही है जल डेफिनेशन जो हम पढ़ चुके हैं। और यदि भारी वर्षा हो तो क्या हो? जब भारी वर्षा होती है तो बाढ़ आती है। मतलब अगर बिल्कुल ज़रूरत के हिसाब से बारिश होगी तो बाढ़ नहीं आएगी, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो बाढ़ आ जाएगी, जगह जगह पानी भर जाएगा, जिससे जिससे फसलों, पालतू जानवरों, संपदा तथा मानव की अपार क्षति होती है। और फिर अगर बारिश ही ना हो तो यहाँ पे फिर एक पॉइंट दे रखा है, यदि काफ़ी समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा? तब सूखा पड़ जाएगा, खेती के लिए पानी नहीं मिलेगा, लोग जानवर भूखे मरेंगे, प्यासे मरेंगे, खेती नहीं हो पाएगी, जल की कमी हो जाएगी। हम जल को कैसे संरक्षित कर सकते हैं? जल को हम कई प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं, जैसे कि वर्षा के पानी को इकट्ठा करके और कुएं मतलब गड्ढों में पानी को भर के। और एक यहाँ पे एक मूल मंत्र भी बताया गया है कि वर्षा जल संग्रहण का मूल मंत्र यह है कि जल जहाँ गिरे वहीं एकत्रित करो। मतलब ये पानी यहाँ पे आ रहा है और फिर यहाँ पानी आ रहा है, बारिश हो रही है और फिर ये पाइप से जमीन में इकट्ठा हो रहा है और फिर इस पानी को मोटर के द्वारा निकाल लेते हैं। वर्षा जल संरक्षण की दो तकनीकें ये हैं कि छत के ऊपर वर्षा जल संग्रहण किया जाए, और दूसरा है सड़क के किनारे बनी नालियों द्वारा एकत्रित वर्षा का जल भूमि में सीधा पहुंचाया जाए। तो ये दो प्रकार से वर्षा जल का संरक्षण किया जा सकता है। और तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा बादल क्या होता है, संग्रहण कैसे होता है, सूखा क्या कैसे पड़ता है। सूखा तब पड़ता है जब कई वर्षों तक बारिश नहीं होती है और जमीन में भी जल की मात्रा समाप्त हो जाती है। वाष्पन, जब बादल बनते हैं तब उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाढ़, ओला वो जो बादलों से बारिश होती है बर्फ के रूप में। और महासागर, वर्षा जल संग्रहण, हिम, जलवाष्प, जल चक्र। हमने इस चैप्टर में ये सब डिस्कस कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आपको मेरी सारी वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।